Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 28 of inexorable crash course for MCA CET 2025, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का एक टॉपिक दैट इज क्लोज टेस्ट. नाउ क्लोज टेस्ट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज बहुत ही ईजी टॉपिक है अगर आपको बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश पता है तो. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल बेसिक ग्रामर आपको पता है, बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश आपको पता है, सेंटेंस फॉर्मेशन पता है, सो यू कैन डू इट वेरी इजीली. ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है क्लोज टेस्ट. ठीक है. अच्छा, वैसे एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहूँगा, इन केस अगर आप में से किसी के इंग्लिश में प्रॉब्लम है एंड यू थिंक यू नीड रिवीजन लेक्चर्स फॉर ग्रामर या फिर किसी भी सब्जेक्ट लाइक किसी भी टॉपिक के लिए इन इंग्लिश, लाइक फॉर एग्जांपल इट कैन बी सेंटेंस फॉर्मेशन, इट कैन बी ग्रामर, इट कैन बी एनीथिंग. अगर आपको लगता है कि आपका कहीं बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. विल बी हैप्पी टू ब्रिंग लेक्चर्स ऑन टू दैट एज वेल. बिकॉज बहुत बार क्या होता है, एंड ऑफ द मोमेंट हमको पता चलता है कि आपको इस टॉपिक में या वो टॉपिक में प्रॉब्लम है, ग्रामर में नाउन्स में प्रॉब्लम, किसी को वर्ब्स में प्रॉब्लम है, टेंसेस में प्रॉब्लम, तो एंड मोमेंट में हम क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं. तो इसीलिए मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि इन केस अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो डू लेट अस नो, ओके, सो दैट वी कैन ब्रिंग अप लेक्चर्स ऑन टू दैट एज वेल. ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर का. व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज यहीं पे आपको नोट्स एंड वर्कशीट्स वगैरह मिलेंगे. साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो चलिए समझते हैं सबसे पहले क्लोज टेस्ट होता क्या है. अब क्लोज टेस्ट क्या होता है हमारे पास में, आप सभी लोगों ने कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग तो किया ही होगा, राइट. कॉम्प्रीहेंशन वाला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला जो सेक्शन है उसको तो वो तो सबको पता ही होगा. तो कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि हमारे पास में एक पैराग्राफ दिया गया होता है, राइट. वी हैव एन पैराग्राफ. अब हमारे जो पैराग्राफ होता है उसको रीड करना होता है एंड उसके अकॉर्डिंग हमको फिर क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है. क्लोज टेस्ट क्या होता है, क्लोज टेस्ट में भी हमारे पास में पैराग्राफ होता है, बस यहाँ पे चेंज क्या हो जाता है कि हमारे पास में इन बिटवीन सेंटेंसेस कुछ ब्लैंक्स लीव आउट कर दिए गए होते हैं. ओके, देयर आर सम ब्लैंक्स दैट आर लेफ्ट आउट. तो हमारे पास में कुछ ब्लैंक्स होते हैं जिनको हमको फिल करना पड़ता है विथ एप्रोप्रिएट ओके वर्ड जो भी हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल हो. लाइक फॉर एग्जांपल दिस विल बी योर फर्स्ट ब्लैंक, दिस विल बी योर सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ. तो ऐसे कुछ 4 ब्लैंक्स होंगे, 4 या 5 या 7, द नंबर्स कैन चेंज, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन जो भी सीईटी डिसाइड करेगा. सो द नंबर्स कैन चेंज बट पैटर्न यही है कि आप फर्स्ट ब्लैंक में आप क्या फिल आउट करोगे. तो फर्स्ट ब्लैंक के लिए आपके पास में 4 ऑप्शंस होंगे. तो 4 ऑप्शंस में से आप क्या फिल आउट करोगे दैट यू हैव टू सिलेक्ट. नाउ दिस कैन बी बेस्ड अपॉन ग्रामर, दिस कैन बी बेस्ड अपॉन सेंटेंस फॉर्मेशन, दिस कैन बी बेस्ड अपॉन वर्ड सिलेक्शन कि अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है, दिस कैन बी बेस्ड अपॉन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स. सो डिफरेंट पैरामीटर्स जिसके ऊपर बेस्ड ये वर्ड्स आपको सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है. सो दिस इज द ओवर इन ऑल आइडिया अबाउट द क्लोज टेस्ट. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका बेसिक इंग्लिश सही है तो क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करते हैं. चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इवनिंग वी सैट इन द कोर्टयार्ड ऑफ द होटल वंस डैश द सन सिंक बिलो द नॉर्दर्न आइल्स. अच्छा, यहाँ पे देखो आइल्स का अगर हम मीनिंग समझे तो आइल का मीनिंग होता है आइलैंड. ओके, जो एक स्मॉल आइलैंड होता है उसको हम बोलते हैं आइल्स. ठीक है, तो यहाँ पे फिल आउट करना है फर्स्ट फिलअप को फिल आउट करना है. तो क्या यहाँ पे वॉचिंग, वैलोइंग, रिस्किंग या प्रैक्टिसिंग. दैट इवनिंग, ओके, दैट इवनिंग वी सैट इन द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड मतलब एक आंगन. ऑफ द होटल वंस मोर डैश द सन सिंक बिलो द वेस्टर्न आइल. मतलब कि एक छोटा सा एक आइलैंड है, उसके बिलो वो मतलब उसके पीछे से सन नीचे सेट, सन सिंक मतलब सनसेट हो रहा था. तो सनसेट हो रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए. ओके, ऑप्शन ए वॉचिंग द सन सिंक. ठीक है, वैलोइंग का मीनिंग अगर हम समझें तो वैलोइंग का मीनिंग होता है लोटपोट, मतलब कि एक तरीके से रोल डाउन होना. ठीक है, हम बोलते हैं ना लोटपोट होना, तो वैलोइंग का वो मीनिंग होता है. तो वो तो नहीं होंगे. और रिस्किंग का हमको मालूम है रिस्क लेना. ठीक है, उसका जो ये है आईएनजी फॉर्म है. प्रैक्टिसिंग मतलब कि प्रैक्टिस करना, वापस से बार बार किसी चीज़ को करना. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड वाला फिलअप यहाँ पे. ठीक है, सेकंड वाला फिलअप यहाँ पे रीड कर लेते हैं. आई टोल्ड अलेक्सी व्हाट हैपेंड दैट डे. ओके, आई टोल्ड अलेक्सी, अलेक्सी यहाँ पे एक पर्सन है. व्हाट हैपेंड दैट डे, आई डैश I could glimpse the grey stone wall of Lismore house. Okay, I dash I could glimpse, I dash I could glimpse. I could मतलब कि एक एबिलिटी है जो कि पास्ट में है.
तो एबिलिटी इन द पास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या फिल आउट होना चाहिए, फैंसीड, ग्रॉब्ड, इम्बाइब्ड या फिर ट्रांसलेटेड। तो आई ट्रांसलेटेड आई कुड ग्लिम्स, नहीं ये तो गलत। ट्रांसलेशन का मीनिंग तो हमको पता है एक से दूसरी जगह पे जब हम करते हैं, मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में या फिर एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटेड। तो ये नहीं हो सकता यहाँ पे। इम्बाइब्ड का मीनिंग क्या होता है, इम्बाइब्ड का मीनिंग होता है टू एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन, ठीक है, टू एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन, ओके, इन्फॉर्मेशन। तो इसको हम बोलते हैं इम्बाइब्ड, ये भी नहीं हो सकता। ग्रॉब्ड का मीनिंग क्या होता है, टू सर्च समथिंग, टू सर्च समथिंग बाय टच। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो अंधेरा है, आपको कुछ टेबल पे ढूंढना है तो आप क्या करोगे, आप हाथ से टच कर करके उसको ढूंढोगे। अगर आप आंख बंद करके कुछ ढूंढ रहे हो तो अब तो भी आंख बंद करके टच करके ढूंढोगे। फैंसीड का मीनिंग क्या होता है, फैंसीड का मीनिंग होता है अनुमान, ठीक है। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ये होता है अनुमान या फिर कल्पना करना या फिर ड्रीम करना, ठीक है, अनुमान या फिर कल्पना करना। तो यहाँ पे राइट क्या होगा, आई डैश आई कुड ग्लिम्स, आई कुड ग्लिम्स मतलब कि देख सकते, द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लिजमोर हाउस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फैंसीड, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिजमोर हाउस डैश इट्स आइलैंड हिल टॉप, ओके ओके। यहाँ पे नेक्स्ट है जो हमको प्रेपोजिशन से फुलफिल करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बोला गया, आई कुड ग्लिम्स, आई यहाँ पे फिल क्या हुआ था, फैंसीड, ठीक है। आई फैंसीड आई कुड ग्लिम्स द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लिजमोर हाउस ऑफ ऑन असाइड या फॉर इट्स हिल आइलैंड हिल टॉप। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा ऑन इट्स आइलैंड हिल टॉप। तो यहाँ पे ऑन आएगा बिकॉज ऑफ नहीं हो सकता है, ऑफ मतलब बाजू में। तो आइलैंड के बारे में बोले तो आइलैंड के बाजू में तो पानी हो जाएगा, ठीक है। असाइड या फिर फॉर भी नहीं हो सकता यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्या है, the red light of the setting sun glinting from the windows, and from there the wasted frame of the Jonathan Blake glazing out across the sea. On nothing, his boy waiting for him to die. But it was my dash, but it was my dash simply the image on my mind. तो it was क्या, इट वॉज बोला है कि इट वॉज माई डैश सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड, मतलब कि हम मेरे दिमाग में सिंपली एक इमेज था। तो दैट मीन्स कि इट वॉज माई फैंटेसी। तो बट इट वॉज माई फैंटेसी simply the image in my mind, like the image burned on your eyes when you have dash too long at the sun. तो like the image burned in your eyes, okay, like the image burned on your eyes मतलब कि बहुत टाइम तक हमको सन दिखाई देते रहता है। जब हम बहुत टाइम तक सन को क्या करते हैं, स्टेयर करते हैं, ओके। स्टेयर मतलब कि कॉन्स्टेंटली लुक एट टू समथिंग, ओके। सो जब हमने बहुत टाइम तक सन की तरफ स्टेयर किया होता है तो स्टेयर्ड, ओके, स्टेयर्ड too long at the sun, the passing footprint of a creature long gone. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्लोज टेस्ट जिसमें 5 क्वेश्चंस वंस अगेन है हमारे पास में। फिंगरप्रिंटिंग इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डैश यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय अ माइन्यूट रिच फॉर्मेशन और पैटर्न्स फाउंड ऑन द फिंगर टिप्स, ठीक है। तो फिंगर printing is one of the methods of dash what, involvement, satisfaction, demonstration या फिर identification। फिंगरप्रिंटिंग जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, फिंगरप्रिंटिंग उसको किस लिए यूज़ किया, इन्वॉल्वमेंट, सेटिस्फैक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन। इट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नो टू पर्सन्स हैव एग्जैक्टली सेम क्या, यहाँ पे अरेंजमेंट, ओके, अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, मैनेजमेंट या फिर सेटलमेंट। तो सेम डैश ऑफ द रिज पैटर्न्स दे रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ, ओके। तो सेम मतलब फिंगरप्रिंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो फिंगरप्रिंट के बारे में अगर बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, अरेंजमेंट, फिंगरप्रिंट का अरेंजमेंट होता है। स्टेटमेंट तो नहीं होगा, मैनेजमेंट भी नहीं होगा और सेटलमेंट भी नहीं होगा यहाँ पे। एंड दे रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ। फिंगरप्रिंट्स मे बी क्लासिफाइड एंड फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिच पैटर्न्स, setting up an identification system that is almost
डैश। तो सेटिंग अप एन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दैट इज ऑलमोस्ट डैश, कैसा सिस्टम है ये? रिस्की सिस्टम है। इनफॉलिबल, अच्छा इनफॉलिबल का मतलब, इसका मीनिंग होता है, इनफॉलिबल का मतलब कि नॉट फेलिंग, ठीक है, जो फेल नहीं हो सकता उसको हम बोलते हैं इनफॉलिबल। अनरिलायबल का मीनिंग होता है कि नॉट ट्रस्टेड, हम बोल सकते हैं यहाँ पे नॉट ट्रस्टेड, जिस चीज़ को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो उसको हम बोलते हैं अनरिलायबल। फॉलिबल मतलब कि फेलिंग, ठीक है, जो फेल हो सकता है उसको हम बोलते हैं फॉलिबल। तो यहाँ पे क्या होगा? ओके, आइडेंटिफिकेशन, जो फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है ये कैसा है? फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कैसा है? अनफॉलेबल, मतलब कि फेल नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन बी होगा। रिस्की तो आपको समझ में आता ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टुडे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यूज कंप्यूटर टू डैश रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट्स एंड टू ट्रांसमिट देम इलेक्ट्रॉनिकली टू अदर एजेंसीज फॉर कंपैरिजन। तो क्या करते हैं वो? यूज कंप्यूटर्स, ओके, दे यूज कंप्यूटर्स टू डैश रिकॉर्ड, मैनुअली रिकॉर्ड, डिजिटली रिकॉर्ड, मेंटली रिकॉर्ड या फिर फिजिकली रिकॉर्ड। अगर यहाँ पे कंप्यूटर को यूज़ किया जाए तो दैट मीन्स कि डिजिटली ही रिकॉर्ड किया जाए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा। ओके, क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे सही चल रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाय कंपेयरिंग fingerprints of the criminals with the recorded fingerprints, officials can establish dash proof of the presence or the identity of the person। तो कैसा प्रूफ वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं? एब्सोल्यूट, डाउटफुल, अनकन्फर्म, प्रोविजनल। देखो डाउट तो आपको पता ही है कि जहाँ पे शक हो थोड़ा कि मतलब कि ये सही है कि नहीं है। अगर फिंगरप्रिंट मैच कर गया दैट मीन्स कि कंफर्म हो गया है ना, तो कंफर्म अगर हो गया तो दैट मीन्स कि एब्सोल्यूट यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। अनकन्फर्म तो नहीं हो सकता है। प्रोविजनल का मीनिंग होता है टेम्परेरी, ठीक है, प्रोविजनल का मीनिंग होता है टेम्परेरी, तो टेम्परेरी प्रूफ भी नहीं है। फिंगरप्रिंट अगर मैच कर गया, कहीं पे कोई अगर इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे जो फिंगरप्रिंट मिला और वो फिंगरप्रिंट किसी क्रिमिनल से मैच हो गया, दैट मीन्स कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ है हमारे पास में, फाइनल ट्रूथ हमको मिल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोटोसिंथेसिस इज द डैश used by plants, algae and some bacteria turn sunlight into energy। तो photosynthesis is the dash used, process, guess, chaos या area। तो process होगा इसका राइट आंसर। ये सिंपल से देखते हुए हमको समझ में आता है कि photosynthesis is a process, ठीक है। chaos, guess तो नहीं हो सकता, guess मतलब तुक्का मारना, chaos मतलब कि बहुत ज़्यादा हलचल मचाना, या फिर area भी नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस तो गलत हो गए। उसके बाद में देखते हैं द प्रोसेस केमिकली डैश कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड एंड ऑक्सीजन। तो केमिकली क्या करता है? कन्वर्ट, एक्सीड, क्रिएट या बो। कन्वर्ट करता है। द प्रोसेस केमिकली कन्वर्ट्स what? Converts carbon dioxide and water into food and oxygen। The chemical reaction often dash on the pigment called chlorophyll, relies, creates, hopes या want। ओके, द केमिकल रिएक्शन ऑफन, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन ऑफन डैश ऑन द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, तो रिलाइज, ओके, रिलाइज ऑन द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। उसके ऊपर डिपेंडेंट, रिलाइज का मीनिंग होता है डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट, ठीक है। तो जब किसी चीज़ पे कोई डिपेंडेंट होती है कोई चीज़, तो उसको हम बोलते हैं रिलाइज। ओके, क्लियर है इतनी बात यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट 14th वाला है। फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो द डैश ऑफ आवर प्लैनेट इन is blanketed in an oxygen rich environment। photosynthesis is also the dash, goal, sense, reason या occasion, reason होगा राइट आंसर, is also the reason our planet, मतलब यहाँ पे reason, उसका photosynthesis एक reason है जिसकी वजह से हमारे पास में ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डैश एयर। कौन सा एयर? आफ्टर एयर, डिस्टेंट एयर, सराउंडिंग एयर या फिर क्लोज एयर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सराउंडिंग एयर। तो प्लांट जो होते हैं वो आपके अपने सराउंडिंग के एयर में से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसकी वजह से फिर वो क्या रिलीज करते हैं? वाटर एंड ऑक्सीजन वया माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्लोज टेस्ट है, ठीक है। डैश यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री हैज़ लॉन्ग बीन अ ट्रेडिशनल हॉलमार्क। डैश यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री। अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझें
तो एक चीज़ यहाँ पे हमको दिखाई देती है कि डैश मतलब कि यहाँ पे आइदर और लग रहा है। तो पहली बात अगर मैं यूनिवर्सिटी भी देखूँ तो ये यूनिवर्सिटी है, वाई से प्रोनाउंसिएशन आता है तो ए आएगा। ओके, यहाँ पे द आने का चांस हो सकता था अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे या तो यूनिवर्सिटी होता, आइदर यूनिवर्सिटी होता या फिर आइदर कॉलेज डिग्री होता। इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक अगर होता है तो हम बोल सकते हैं द यूनिवर्सिटी या फिर द कॉलेज डिग्री हैज़ लॉन्ग बीन। लेकिन यहाँ पे दो हैं तो जब भी अल्टरनेटिव हैं तो यहाँ पे द नहीं लगेगा बिकॉज ये इनडेफिनाइट हो गया है। ये डेफिनाइट नहीं है, इनडेफिनाइट है। यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है ना, डेफिनाइट मतलब एक ही वन एंड ओनली ऑप्शन। ओके, इनडेफिनाइट का मीनिंग क्या होता है? इनडेफिनाइट का मीनिंग कि वन एंड ओनली ऑप्शन नहीं है, आइदर और है। यहाँ पे कुछ तो भी और ऑप्शंस हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या एन आ नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे ये जो है कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट अगर है तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, हॉलमार्क ऑफ डैश कैंडिडेट इन द प्रोफेशनल अरीना। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज डिग्री हैज़ लॉन्ग बीन द ट्रेडिशनल हॉलमार्क ऑफ अ डैश कैंडिडेट इन द प्रोफेशनल अरीना। वॉज क्वालिफाई, क्वालिफाई, क्वालिफिकेशन या फिर क्वालिफाइड। ओके, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, क्वालिफाइड। नेक्स्ट आगे देखते हैं। While it historically provided the most widely accepted standard of qualification and skills of professionals, many companies today dash their hiring process and are considering a broader list of criteria to judge a candidate's ability। ठीक है, तो कंपनीज टुडे यहाँ पे चेंज का फॉर्म डालना है। वॉज चेंज्ड, वॉज चेंजिंग, चेंजिंग या आर चेंजिंग। यहाँ पे आर चेंजिंग होगा बिकॉज ये एक क्या है, ये कंटिन्यूस फॉर्म है। तो कंटिन्यूस फॉर्म जब भी आएगा तो उसके पहले हमारे पास में एक ऑक्सिलरी मैंडेटरी है। तो आर चेंजिंग होगा बिकॉज ये प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है। तो अगर पास्ट में यहाँ पे बोला गया ना, यहाँ पे क्या बोली जा रही है चीज़ कि while it historically provided most widely accepted standard of qualification and skill for professionals, many companies today मतलब कि यहाँ पे present tense की बात हो, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? are changing। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Organizations are reducing their reliance on college degree as a sole maker of the competence and instead placing greater emphasis dash the practical skills. Greater emphasis dash the practical skills about, for, with और on। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑन आएगा, प्रेपोजिशन चाहिए था, एम्फेसिस ऑन द प्रैक्टिकल स्किल्स। ओके, फॉर द प्रैक्टिकल स्किल या फिर विथ एंड अबाउट नहीं हो सकता यहाँ पे। नेक्स्ट आ, दिस शिफ्ट इन हायरिंग इज ऑफ पर्टिकुलर रेलेवेंस टू इंडिया विच हैज़ डैश यूथ पॉपुलेशन विच हैज़ द डैश। अच्छा, द आ गया है तो सुपरलेटिव, यहाँ पे EST फॉर्म ऑलरेडी, तो सुपरलेटिव होगा। तो यहाँ पे इंडिया के पास में कैसा यूथ पॉपुलेशन है? लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट या मोस्ट हाईएस्ट? तो यहाँ पे मोस्ट हाईएस्ट तो हो नहीं सकता बिकॉज सुपरलेटिव फॉर्म है, तो हाईएस्ट ऑलरेडी बना, तो ऑलरेडी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो इंडिया के पास में क्या है? लार्जेस्ट है। ओके, लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्लोज टेस्ट है। On one of my rambles dash the bungalow। On one of my rambles dash the bungalow। अच्छा, ramble का मीनिंग होता है एक स्ट्रीट या फिर एक पाथवे। ठीक है, स्ट्रीट या फिर पाथवे हम इसको कह सकते हैं। On one of my rambles dash the bungalow। ओके, dash the bungalow before, behind, by dint of, below। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे behind। ओके, बिफोर नहीं हो सकता, behind हो सकता है। On one of my rambles behind the bungalow, I pushed my way through a thicket of lantana bushes, okay, thicket of lantana bushes, and stumbled over a thick stone slab, twisting my ankle slightly as I fell. For some time, as I sat on the grass, massaging my foot. When the pain eased, I looked more dash at the stone. I looked more dash at the stone। क्या हो गया यहाँ पे? more closely, emptily, frankly या फिर lawfully। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्लोजली। आई लुक्ड मोर क्लोजली एट द स्टोन स्लैब एंड वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट इट वॉज अ ग्रेव स्टोन। अच्छा, ग्रेव स्टोन का मीनिंग क्या होता है? ग्रेव स्टोन का मतलब होता है समाधि स्थान। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं समाधि स्थान। ठीक है, ग्रेव स्टोन का मीनिंग होता है ये। ओके,
ग्रेवस्टोन का मीनिंग। तो उसने क्या फाइंड किया कि वो एक ग्रेवस्टोन था। इट वॉज ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्ड विथ ईवी। ओके, अच्छा ईवी क्या होता है? ईवी या आईवी हम बोले तो आईवी क्या होता है? ये आप लोगों ने ग्रीन कलर के, जो ग्रीन कलर के क्रीपर्स देखे होंगे, क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब कि वो पेड़ जिनकी पतली पतली टहनियाँ जो कि क्रॉल करके चढ़ते हैं, और उसके अंदर पीले कलर के, येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। आप गार्डन्स वगैरह में जाओगे तो येलो फ्लावर्स के साथ में आपको ये दिख जाएगा। एकदम छोटे छोटे पेड़ होते हैं और क्रीपर्स होते हैं ये, मतलब कि ऐसा क्रॉल कर, क्लाइंबिंग ट्री होते हैं ये, क्लाइंब करते हैं। उनको अगर रस्सी उससे मिल जाए उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, और छोटे छोटे उनके ऊपर ना येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। तो बोल रहा है कि इट वॉज ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्ड विथ ईवी। वो उसके जो ग्रेवस्टोन था उसके साथ में कवर्ड था। ऑब्वियसली नो वन हैड बीन नियर इट फॉर ईयर्स। ओके, तो ऑलमोस्ट बहुत टाइम से उसके पास में कोई नहीं आया था। ये बात वो दर्शाता है, क्योंकि अगर कवर्ड है, ग्रेवस्टोन समाधि उससे कवर्ड है, तो उसका मीनिंग यही होता है कि उसके आसपास कोई कभी बहुत सालों से कोई नहीं आया था। तो आई टग्ड मतलब कि पुल। तो टग्ड का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा पुल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं छोटे में। तो टग्ड का मीनिंग क्या होता है? पुल। ठीक है, तो आई पुल्ड, यहाँ पे पुल नहीं होगा, पुल्ड हो जाएगा। आई पुल्ड एट द ईवी एंड सम ऑफ इट केम ऑन इन माई हैंड्स। तो उसने थोड़ा सा ईवी को, मतलब जो वो पेड़ था उसको खींच लिया। देर वॉज सम डैश लेटरिंग। ओके, सम डैश, इडियोटिक, स्टडी, ब्लर्ड या नोमैडिक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? ब्लर्ड हो सकता है, बिकॉज उसको बहुत सालों से कवर्ड है, तो उसने थोड़ा सा जब हटाया तो वहाँ पे आई सॉ सम ब्लर्ड लेटरिंग ऑन द ग्रेव, हाफ ऑब्सक्योर्ड। ऑब्सक्योर्ड का मीनिंग होता है, ऑब्सक्योर्ड का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है अनक्लियर, मतलब कि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। हाफ ऑब्सक्योर्ड, तो इससे भी हम समझ सकते हैं यहाँ पे क्या फिल होना चाहिए इस ब्लैंक में, 23rd ब्लैंक में। क्या अगर अनक्लियर है तो दैट मीन्स ब्लर्ड ही होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। ठीक है, इडियोटिक मतलब बेवकूफ़ाना, स्टडी मतलब कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से टफ, और नोमैडिक ये तो अलग ही वर्ड है यहाँ पे हमारे पास में। नोमैडिक का मीनिंग क्या होता है? नोमैडिक, तो अगर नोमैडिक के बारे में हम बात करें तो जैसे कि आवारा एक तरीके से बोल सकते हैं, तो ये भी हो नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, नोमैड एक्चुअली में मीनिंग होता है कि जो घूमता फिरता रहता है। ओके, तो नोमैडिक वहाँ पे इस तरीके से जो कि हमेशा घूमता है, तो हम बोल सकते हैं ही वॉज ए नोमैडिक पर्सन, मतलब कि एक आवारा बच्चा है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं, 24th वाला क्या होगा। आई कुड मेक आउट द नेम रोज बट लिटिल मोर I sat there for some time, dash over my discovery, sleeping, pondering, being या pulling। तो यहाँ पे क्या होगा? sleeping तो नहीं हो सकता, वहाँ पे सो तो नहीं रहा होगा। pondering का मतलब होता है thinking। ठीक है, पॉन्डरिंग का मीनिंग होता है थिंकिंग, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। ओके, आई सैट देयर फॉर सम टाइम पॉन्डरिंग ओवर माई डिस्कवरी, मतलब कि जो उसने ढूंढा था उसके बाद थोड़ा और सोच रहा था। आई वॉज वंडरिंग वाई रोज शुड हैव बीन बरीड एट सो लोनली अ स्पॉट व्हेन देयर वाज अ डैश नॉट फार अवे। तो वो सोच रहा था कि जो रोज़ किसी को भी जो यहाँ पे जिसकी समाधि वहाँ पे है, मतलब जिसको भी दफन किया वहाँ पे, तो उसको वहाँ पे क्यों दफन किया, जबकि पास में ही, मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं, डॉर्मेट्री, कैनल, सैंक्चुरी या फिर सेमेट्री। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। ठीक है, जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमेट्री। ठीक है, तो व्हेन देयर वाज अ सेमेट्री नॉट फार अवे, जब सेमेट्री बहुत ज़्यादा दूर नहीं था तो उसको यहाँ पे क्यों बरी किया, वो ऐसे सोच रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लोज टेस्ट है। अच्छा ये देखो, वंस देयर वॉज अ बॉय हु बिकेम बोर्ड व्हेन ही वॉच्ड ओवर द विलेज शीप डैश ऑन द हिल साइड लाफिंग। विलेज शीप जो है वो हिल साइड पे क्या करें? लाफिंग, रिसीविंग, असिस्टिंग या ग्रेजिंग। ग्रेजिंग होगा इसका राइट आंसर, राइट, ग्रेजिंग होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे ग्रेजिंग होगा। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है? चरना, मतलब जो वो लोग अपना झाड़ पौधा चरते हैं, मतलब खाना खाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ग्रेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है टू एंटरटेन हिमसेल्फ। अच्छा ये वो वुल्फ वाली स्टोरी है, हाँ, जहाँ पे वो चिल्लाता है। टू एंटरटेन हिमसेल्फ ही सैंग आउट वुल्फ वुल्फ, द वुल्फ इज चेजिंग द शीप। व्हेन द विलेजर्स हर्ड द क्राई दे केम डैश the hill to drive the wolf away. They came dash, driving, walking down, running down या running up। तो हिल के ऊपर जा रहे हैं ना वो लोग, तो रनिंग अप हो जाएगा, हिल के ऊपर जा रहे हैं इसलिए रनिंग अप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द बॉय वॉज अम्यूज्ड
when seeing their angry faces, don't scream wolf, boy, warned the villagers. When there is no wolf, they angrily went back down the hill. Later, the shepherd boy cried out once again, wolf, wolf, the wolf is chasing the sheep. When villagers came, they saw there was no wolf, and they said strictly, save your dash cry when there is real when when there is really a wolf. ओके, तो सेव योर डैश क्राई फॉर व्हेन देयर इज, जब आप डैश क्राई फॉर, जब मतलब सच्ची में एक वुल्फ आएगा तो उसके लिए बचा के रखो अपना ये जो आप तुम चिल्लाते हो बार बार. तो फ्राइटेंड, लाफेबल, फनी या मफल्ड, तो यहाँ पे होगा फ्राइटेंड, मतलब क्योंकि वो जब चिल्लाता तो डरा हुआ चिल्लाता था, तो फ्राइटेंड क्राई, तो इसलिए मतलब जब डरा हुआ कोई चिल्लाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्राइटेंड क्राई. ठीक है, मफल्ड का मीनिंग होता है लो. ठीक है, फनी तो और लाफेबल तो आपको पता ही है. ठीक है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं. तो यहाँ पे तो क्या फिल आउट होगा, फ्राइटेंड. फ्राइटेंड मतलब कि डरा हुआ. ठीक है, नेक्स्ट, alarmed he jumped on his feet and cried, alarmed he, okay, अच्छा next का, later the boy saw a real wolf sneaking around the flock. Alarmed he jumped on his feet and cried out loud as he could, wolf, wolf, but the villagers thought he was dash them again, he was fooling them, क्वेश्चनिंग देम, फाइटिंग देम और सीइंग देम. सिंपल है, ये तो डायरेक्टली समझ में आता है. फूलिंग देम, तो विलेजर्स को क्या लगा कि वो हमको वापस से बेवकूफ़ बना रहा है, वापस से फूल बना रहा है. तो ही वॉज फूलिंग देम अगेन, सो दे डिडंट come to help. At sunset, the villagers went looking for the boy who hadn't returned with their sheep. They went up. When they went up the hill, they found him singing, happy, dancing या weeping. ओके, यहाँ पे फिल आउट होगा एज ऑल द शीप वेर डेड. तो एज ऑल द शीप वेर डेड, तो वो क्या होगा, सिंगिंग, हैप्पी, डांसिंग नहीं होता. वीपिंग का मतलब होता है क्राइंग, क्योंकि उसके सारे वुल्फ जो थे मर गए, सारे शीप जो थे वो मर गए थे क्योंकि वुल्फ आया था, तो इसीलिए वो रो रहा था. तो क्राइंग, यहाँ पे क्राइंग नहीं, वीपिंग आएगा. ओके, वीपिंग का मीनिंग होता है क्राइंग. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे. There are several reasons why people might dash that homework is unnecessary burden on children. ठीक है, people might, be argues, have argues या argue. देखो people जो हमारे पास में ये क्या है, प्लूरल है. ठीक है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल अगर है तो हमारे पास में यहाँ पे, और इस प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, देयर आर सेवरल रीजंस, आर बोला है, तो आर से यहाँ पे समझ में आता है कि प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है. वाई पीपल माइट आर्ग्यू, यहाँ पे आर्ग्यू आएगा, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. आर्ग्यूज इसलिए नहीं आएगा, अगर ये सिंगुलर होता और थर्ड पर्सन होता, मैंने बताया सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्रेजेंट टेंस में अगर होता है तो वहाँ पे एस फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. ठीक है, अगर टेंसेस में से प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट ज़रूर करना, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Firstly, there is evidence to support the idea that homework dash nothing to improve educational outcomes. Will does nothing, has do nothing, does nothing या do nothing. does nothing आएगा because यहाँ पे homework क्या सिंगुलर है. ओके, तो सिंगुलर के साथ में यहाँ पे हमारे पास में does आएगा. ठीक है, does nothing. ओके, यहाँ पे does आएगा. does nothing to improve educational outcomes. Countries such as Finland, where school children are not given homework regularly, top international educational league tables, and outperform nations where setting homework is a norm. Secondly, many parents would agree that school day is already dashed long enough, big enough, not enough, yeah, enough of, long enough. Okay, where school day is already long enough and leaves the children too tired to do further study when they return home. तो dash, it is recognized that play time is just as dash as study time from the perspective of brain development. अब यहाँ पे देखो क्या है, डैश, सिमिलरली, नॉर्मली, फाइनली, यूजुअली. ये देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा, लेकिन अगर हम देखें नेक्स्ट वाला फिलअप, ठीक है, नेक्स्ट वाले फिलअप को अगर हम पहले देख लें तो यहाँ पे इट इज़ रिकग्नाइज दैट प्ले टाइम इज एज डैश एज स्टडी, सून, बेनिफिशियल, बैड या कॉन्फिडेंशियल, बेनिफिशियल टाइम from the perspective of brain development. ठीक है, it is recognized that play time is just as beneficial as study time. तो यहाँ पे हम क्या फिल कर सकते हैं, dash, it is recognized, तो finally it is recognized, तो यहाँ पे आएगा finally.
ठीक है, और यहाँ पे आएगा बेनिफिशियल, ठीक है। तो फाइनली इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज प्ले टाइम इज जस्ट एज बेनिफिशियल एज स्टडी टाइम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ये नेक्स्ट क्लोज टेस्ट है जो कि 8th क्लोज टेस्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज about more than just exchanging information. It's about understanding the emotion and intentions dash the information. Okay, so it's about understanding. Okay, it's about understanding the emotion and intentions dash the information, behind the information, in front of the information, above the information या below the information. सिंपल सा यहाँ पे आंसर होगा behind the information, ठीक है। जो भी बोला जा रहा है उसके पीछे का हम कहते हैं ना कि इसके पीछे की बात समझो तुम, तो बिहाइंड द इंफॉर्मेशन एज वेल एज बीइंग एबल टू क्लैरिफाई as well as being able to clearly convey a message, you need to also think, talk, listen, speak in a way that gains the full meaning of what's being said and makes the other person feel heard and understood. तो think यहाँ पे ऑप्शन आएगा listen. Okay, it is as well as being able to clearly convey a message, मतलब कि speak यहाँ पे speak, you also need to listen in a way that gains the full meaning of what's being said. तो क्या बोला जा रहा है उसका मीनिंग समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। For many of us communicating more clearly and effectively requires learning some dash skills, boring, trivial, wasteful या important. यहाँ पे क्या होगा हमारा राइट आंसर, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, द राइट आंसर ओवर हियर विल बी important. तो learning some important skills. Okay, for communicating more clearly and effectively requires learning some important skills. Whether you are trying to improve communication with your spouse, kids, boss or co-workers, learning these skills can dash your connections, hamper, trivialize, disturb या deepen. यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा डीपन, कैन डीपन योर कनेक्शंस। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो हैम्पर मतलब कि रिड्यूस करना, ठीक है, या फिर मतलब ख़राब करना। ट्रिविलाइज का मीनिंग यहाँ पे होता है लेस इंपॉर्टेंट, किसी चीज़ को कम अहमियत देना, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो गया तो वो क्या करेगा, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके कनेक्शंस को क्या करेगा, डीपन अप करेगा, दैट मीन्स मोर स्ट्रॉन्गर बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ओके, build greater trust and respect and dash teamwork, hamper, hasten, improve या disturb. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, improve. तो improve करेगा, improve teamwork, problem solving and your overall social and emotional health. Okay, so यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन. सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए हमारे पास में थे. अगर आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो वापस बता दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज नोट्स एंड वर्कशीट आपको वहीं पे मिलेंगे. साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.